हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके HPTGT के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और जो आपका मॉड्यूल है वो है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर हम आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको TGT एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन लिस्ट विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और ये आपका एक तरह से PYQ के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। अब उस क्वेश्चन को हमने बहुत सिंपल कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर से ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है दैट इज वेरी मच सिंपल? एलेनिन, टायरोसिन, एस्पैरागिन एंड द सेकंड वन इज एंड द लास्ट वन इज योर ग्लाइसिन। सो द करेक्ट आंसर इज योर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है एज इट कंटेन्स द सिंगल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एज इट्स साइड चेन, सो इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ये आपका जो अमाइनो एसिड है दैट इज द सिंपलेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो एनिमल सेल्स जो होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय योर डेस्मोसोम्स। क्योंकि एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, पर आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन वो नहीं होती। द आंसर इज योर डेस्मोसोम्स एंड दे आर द स्ट्रक्चर बाय व्हिच द एडजेसेंट सेल्स आर अटैच्ड एंड फॉर्म द प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में, और यहां से आपको एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द व्हिच काइंड ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या फिर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या आप ये बोल सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं आपके एनिमल सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो कौन से? सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है। तो उसका आंसर बनेगा आपका लिपिड एंड प्रोटीन्स। सो जो आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं दे आर दी मोस्ट अबंडेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो यही होते हैं। अब इसका बेस कहां से है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने देखा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर भी आप यही पढ़ते हो, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, सो आंसर इज योर ए। नेक्स्ट इज the rRNA is synthesized by। बेसिकली पहले ये देखो कि ये rRNA है क्या? इट इज योर राइबोसोमल RNA। एज द नेम इंडिकेट, राइबोसोमल का मतलब क्या है कि इट विल एक्चुअली हेल्प और इट विल टेक पार्ट इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में इट विल टेक पार्टिसिपेशन। अब अगर आपको ध्यान से याद हो, आप सेल ऑर्गेनल्स करते हो या सेल स्ट्रक्चर करते हो, उसके अंदर आप पढ़ते हो कि जो आपका ये है, दिस इज योर सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल स्ट्रक्चर है ना। सेल मेम्ब्रेन भी क्या है आपकी, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका। तो आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का आरएनए बेसिकली होगा कहां? सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपके आरएनए है या आपका डीएनए है, बोथ आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर जब आप इसको और फर्दर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें क्या होता है आपका क्रोमेटिन, और ये जो आपका न्यूक्लियोलस है इट कंटेन्स योर आरएनए प्लस प्रोटीन। ऐसे तो पढ़ते हैं इसके जनरल फीचर्स, ये जनरल फीचर्स से क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय, कहां से सिंथेसाइज होगा? अब आरएनए है किसका पार्ट? आपका आरएनए का, तो ये कहां होगा आपका? न्यूक्लियोलस के अंदर। So the answer is your nucleolus. So nucleolus क्या है? It is a small, nucleolus is your a small dense spherical structure in the cell nucleus के अंदर। पर कहां पर एक्टिव साइट है आपकी आरआरएनए सिंथेसिस के लिए? न्यूक्लियोलस। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ एब्सेंट होते हैं, दैट हेल्प्स इन द सिंथेसाइजेस ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है,
क्लियर है ये वाला? वैसे जो आपका रफ RER होता है ना, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आएगा, ठीक है। अटैचमेंट होती है उनके राइबोसोम्स के साथ, बेसिकली एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस आएगा, प्रेजेंस ऑफ योर राइबोसोम्स, एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस है। तो जो आपका RER है, इट कंटेन्स द राइबोसोम्स, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और फिर ये हेल्प करता है आपको प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी योर न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये आपका फिर से सेल से क्वेश्चन है, और सेल चैप्टर के अंदर आपका जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर भी आपको आता है जो आपका सेल है वो कितनी तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक्टिव और पैसिव, है ना। तो प्लाज्मोलिसिस, तो लिसिस मींस ब्रेक डाउन, वो नहीं होगा। ऑस्मोसिस भी आपका पार्ट है ना एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट का, तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, दिस इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, वो भी उनको तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने नहीं लगाया उनके लिए भी क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। द थिंग इज कि मैं इसलिए ये चीज बोलती हूँ क्योंकि जब आप ये चीज करते हो क्लास के अंदर रिपीटेड होती है, और जब वो MCQ के अंदर आता है तो यू विल बी वेरी मच फेमिलियर कि वो चीज जो है वो आप बार बार उस चीज को देख रहे हो, और आपके सामने वो जब MCQ के फॉर्म में आता है तो आपको वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट आपके और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। इसलिए भी कहते हैं कि जब भी आपका एग्जाम आता है, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग दी MCQs, स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर MCQs। जितने MCQs आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियरेंस होता रहेगा। और मान लीजिए उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, जब आपको उसका आंसर पता लग जाता है, एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन में से अगर 7 क्वेश्चन आते हैं, 3 आपको नहीं आए, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट देम, तो आपको इतना तो पता होगा कि वो जो 3 है उसके अंदर आपको कंसेप्ट कौन सा समझ नहीं आया, फिर यू कैन गो, है ना, गो बैक एंड रिवाइज देम अगेन। और जब आप उसको रिवाइज करोगे फिर आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो द आंसर इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ ईदर आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इनटू अ हायर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। और किससे असिस्टेड होता है ये, इट इज असिस्टेड बाय योर एंजाइम्स एंड रिक्वायरिंग एज वेल एज एनर्जी। सो सोडियम पोटेशियम पंप जो है दे आर द गुड एग्जांपल ऑफ योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज द एग्जांपल। ऑब्वियसली एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है, मैं बहुत बार क्लासेस में भी ये चीज बता चुकी हूँ। जो आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके अंदर जो आप एग्जांपल्स पढ़ते हो उनका यूज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर वो एग्जाम्पल है वेयर इट कैन बी यूज्ड, और वो किसका एग्जाम्पल है। ये आप जब ऐसे पढ़ते हो तो आपको बहुत चीजें इजी लगती है, बट जब व्हेन यू गो बैक और बैक काउंटिंग किसी कंसेप्ट की करते हो, किसी कंसेप्ट को आप बैक वे में पढ़ते हो, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वहीं पे आपको कंसेप्ट का क्लियरेंस भी हो जाता है अगर वो क्लियर हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द हिस्टोन ऑक्टामर कंटेन। सो देयर इज एन एग्जांपल, यहां पर मैंने वो चीज एक्सप्लेनेशन पहले दे रखी है आपको। तो हिस्टोन ऑक्टामर जो है इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स योर 8 टाइप्स ऑफ 4 डिफरेंट, है ना, 8 हिस्टोन्स। हिस्टोन का मतलब ही क्या है, ऑक्टामर है, ठीक है। 8 तरह के 8 आपके हिस्टोन्स होते हैं और वो 4 तरह के होते हैं, 8 हिस्टोन्स ऑफ 4 टाइप्स। आंसर इज योर डी, दैट इज 8 हिस्टोन्स तो है ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, H1 H2 H3 H4 H5, 5 हो गए। कमेंट करके बताना कि 4 डिफरेंट टाइप्स जो है हिस्टोन्स के वो कौन कौन से हैं। इधर इट इज H5 और H4 तक ही होता है, या H3 तक होता है, ये बताना, ठीक है। तो 4 डिफरेंट टाइप कौन कौन से है हिस्टोन के वो बताना। सो ऑक्टामर जो है इट इज, ठीक है, तो इट कंटेन्स दी, इट इज द सेंटर ऑफ द कोर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड इट कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हिस्टोन क्या करते हैं, दे एक्चुअली जो डीएनए होता है इट इज रैप्ड अराउंड द दिस योर हिस्टोन प्रोटीन। सो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके आसपास जो होगा आपका डीएनए जो होगा वो रैप अराउंड होगा, ठीक है। और वो क्या करके रखते हैं, आपके डीएनए को होल्ड करके रखते हैं। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो आपका डीएनए उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसको जो है एकदम कॉइल करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्टेड रखने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि उसकी आपको हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर देखो डीएनए कैसे स्टेबल है ना, आपको कुछ नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, बट इट इज गोइंग ऑन। तो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब जो डीएनए वो फैलता नहीं है आपकी बॉडी में, रीजन बीइंग देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ योर हिस्टोन ऑक्टामर्स, है ना। तो हिस्टोन्स होते हैं बट दे आर 4 टाइप्स। सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर स्पिंडल, ठीक है जी। तो ये स्पिंडल में लेता है, सेंट्रियोल जो है टेक्स पार्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड स्पिंडल जो है इट इज इन दी सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे तो सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी आते हैं आपके। तो दीज आर द सेंट्रियोल्स एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दे आर कंपोज्ड ऑफ योर, अच्छा हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन, सेंट्रियोल्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हिच काइंड ऑफ प्रोटीन, दैट इज ट्यूबुलिन एंड टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, है ना।
तो ये आपके माइटोसिस और मियोसिस दो तरह की आप सेल डिवीजन डिटेल में करते हो, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। फिर इनको डिटेल में जब आप करते हो वहां पर सबसे पहले जो आपका डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद होती है आपकी कैरियोजेनेसिस एंड देन दी साइटोकाइनेसिस। तो जो आपकी कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर क्या होता है आपका, कैरियोकाइनेसिस में देयर इज अ स्पिंडल फॉर्मेशन। Which of the following below is an example of an organ that contain a smooth muscle? तो स्मूथ मसल्स जो होती है आपकी यूट्रस में भी होती है, आयरिस में भी होती है और ब्रोंकाई में भी होती है। आंसर इज योर डी, दैट इज स्मूथ मसल्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर दी ऑर्गन्स जो यहाँ लिखे गए हैं। तो स्मूथ मसल्स क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। एंड दीज मसल्स जो है दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड ऑटोमेटिकली। तो ये आपके स्मूथ मसल्स को आप इनवॉलंटरी भी कह रहे हो, तो ये आपका कुछ वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आपका वो क्वेश्चन है कि जहां से आपको लगता हो कि ये मॉडरेट सा लेवल बनाता है आपका, ठीक है। सो द फंक्शन ऑफ टंग इज टू, तो फंक्शन क्या है टंग का, हेल्प इन द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, स्वॉलो करना किसी चीज को, हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, हेल्प इन स्पीकिंग, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस दैट लैक्स एंजाइम, जिनके पास ऐसा डाइजेस्टिव जूस जिसके पास एंजाइम नहीं है लेकिन डाइजेशन में एड करता है। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसके पास एंजाइम नहीं है फिर भी वो आपकी डाइजेशन में एड करता है? आंसर इज बाइल। इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, बाइल जूसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, बिलीरुबिन एज वेल एज बिलीवर्डिन, और उनकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए स्टमक के अंदर भी हो जाती है तो इट विल कॉज योर जॉन्डिस। ये आपका क्लास 11 से क्वेश्चन है, वैसे क्लास 11 एनसीईआरटी। डाइजेस्टिव सिस्टम से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसको हम कहते हैं, वहां से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट चैम्बर इन द डाइजेस्टिव रूमिनेंट इज, लार्जेस्ट चैम्बर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, काउ कैटल्स के बीच में लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है आपका, दैट इज रूमेन। दिस इज योर, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका जो गैस्ट्रिक डाइजेशन है, इट टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन, गैस्ट्रिक का मतलब है द पार्टिसिपेशन किसके अंदर हो रही है, आपकी स्टमक के अंदर हो रही है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है इट टेक्स प्लेस एफिशिएंटली, सबसे ज्यादा किस मीडियम में ये एफिशिएंट हो सकता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस? कौन से मीडियम में आपकी डाइजेशन टेक्स प्लेस फास्टर? इट टेक्स प्लेस इन दी एसिडिक मीडियम। तभी तो आपके पेट में कौन सा वो होता है स्टमक में, HCl, तभी तो ये आपका न्यूट्रिएंट जो है वहां पर प्रेजेंट है, नॉट इट्स नॉट अ न्यूट्रिएंट, इट्स एन एसिड, ठीक है। तो ये एसिड जो है इट इज प्रेजेंट इन योर स्टमक, एसिडिक आपकी करता है, और HCl के फंक्शंस क्या होते हैं वो भी देख लेना एक बार। तो अदर फंक्शंस जो है वो भी आपको देखने हैं आपको HCl के, सो यू हैव टू लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ HCl और वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ये भी देख लेना, डाइल्यूटेड होता है HCl या कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कमेंट करके बताना। और फंक्शंस क्या है HCl के, एक तो ये हो गया एसिडिक मीडियम ऑब्वियसली क्रिएट करता है, एंड इट इसका मतलब ये होगा कि जो एटमॉस्फेयर स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक डाइजेशन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना रहा है। दूसरी चीज, व्हाई नॉट बेसिक, बेसिक क्यों नहीं, ये न्यूट्रल क्यों नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके जो गैस्ट्रिक डाइजेशन है व्हाई नॉट इन दी बेसिक और इन दी न्यूट्रल, व्हाई ओनली इन दी एसिडिक मीडियम, और HCl के अदर फंक्शंस भी करके जाना, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। नाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, है ना, ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म, सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो है इनमें से वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है आपका, दैट इज यूरिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज योर यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। और ये सारे के सारे भी क्या है आपके, यूरिया भी किसी ना किसी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अमोनिया भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। ये है किसी का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी, ये देखना, यूरिया और अमोनिया तो है, कार्बन डाइऑक्साइड किसका है भी या नहीं है, ये भी यू हैव टू चेक। Next is your, where does filtration of blood takes place? This is into the Malpighian body. Filtration of blood. Filter. Excretory system का, आप जब excretory system पढ़ते हो तो आप उसमें क्या देखते हो, this is your excretory system, ठीक है। और excretory system का जो main function है वो आप पढ़ते क्या हो, it is ultrafiltration and absorption, reabsorption and filtration, ऐसे लिखते हैं, है ना।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किडनी का फंक्शन यही होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस रीएब्जॉर्प्शन, दीज आर द टू फंक्शंस। तो फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली आपकी कहाँ होगी, माल्फिजियन बॉडी के अंदर। पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या, कलेक्टिंग डक्ट में तो आपका जो आप एंड में जो प्रोडक्ट बचता है वो कलेक्ट हो जाता है, वो नहीं है। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड आपकी ट्यूब्यूल है, और पीसीटी क्या है, देखो एक वे तो ऐसा होता है कि आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे, आपने उनको सॉल्व किया, आपको आता है, वेरी गुड, आप खुश हो गए, भाई आ गया, बहुत अच्छी चीज है। देयर इज एन अनदर वे ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चन इज कि जब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आपको उसका आंसर भी पता है, आपको ये जो 4 के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको पता चल गया दिस इज द करेक्ट आंसर, देन व्हाट अबाउट द 3 वंस, रेस्ट जो बच जाते हैं उनका कंसेप्ट और उनका यूज भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द वे कि जहां पर आप, यहाँ पर जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, तो अगर क्वेश्चन मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर एट प्रेजेंट आपकी चारों की चारों चीजों की रिवीजन होगी। पहला तो जो करेक्ट है उसको तो पता चल ही गया कि उसमें फिल्टर होता है, बाकी के 3 क्या कर रहे हैं, जब आपको उसकी एप्लीकेशन या उसके यूजेस या फिर उसके रोल्स या फंक्शंस पता होंगे, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो भी यू कैन अटेम्प्ट, इजी हो जाएगा ना अटेम्प्ट करना। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आपने देख लिया, ठीक है फाइन, आया आया, नहीं आया ना सही, ऐसा नहीं ना, ऐसे भी नहीं करना है आपको, रिलेटेड फंक्शंस भी ढूंढने होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो लंग्स सबसे ज्यादा क्या रिमूव करते हैं, आपका CO2 एंड H2O। so this is a very common and very direct question, इसलिए इसके अंदर कोई वो नहीं है कि क्या और क्या। लंग्स बेसिकली आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और वाटर एक्सेस है, लार्ज क्वांटिटी। Which one of the following is statement is false? Birds and land snails are uricotelic animals. Mammals and frogs are ureotelic animals. Aquatic amphibians and aquatic insects are ammoniotelic animals. Birds and reptiles are ureotelic. This is a kind of a moderate kind of, वैसे it is very easy. जब आपको यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक या यूरिकोटेलिक पता होगा, यूरिक एसिड वाले होंगे, यूरिको होंगे, यूरियो वाले यूरिया वाले होंगे, और अमोनियोटेलिक जो है वो अमोनिया वाले होंगे। तो अब जब आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो फर्दर अकॉर्डिंग टू देयर नेम होगा, अब आपको उनके एग्जाम उसके अंदर वो कौन कौन से, यानी कि ये वाले जो सेक्शंस हैं, कैटेगरीज हैं, दे बिलोंग और दे एक्चुअली कंटेन्स व्हिच काइंड ऑफ एनिमल्स, फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो आंसर इज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। सो दिस वन इज योर फॉल्स, ये यूरियोटेलिक नहीं होते, ये कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ब्लड हैज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। इन ऑप्शंस में से किस डिफेक्टिव ऑर्डर के अंदर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा, हीमोग्लोबिन, हीमेटोमा, हीमेटोरिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनको बता रहा है कि ब्लड हैज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। फोकस करना है किस पे, ये एक तो डिसऑर्डर है और एज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। आंसर इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज डिफेक्टिव। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा के अंदर कौन सा सॉल्ट होता है, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं, सॉल्ट बताओ कौन सा है। द आंसर इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट के अंदर होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट वन इज पाइन, फर, स्प्रूस, cedar, larch, cypress are the famous timber yielding plants of several also occur widely in the hilly regions of India. All these belongs to, basically ये examples दिए गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है। दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया है। बताओ पाइन, फर, स्प्रूस, cedar किससे होता है, आंसर इज योर जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड्स, अब जिम्नोस्पर्म देखो, अब जैसे मान लो ये चीज, ये क्वेश्चन आया आपको, इसी वक्त आपको बताना है, यहीं पर रिवाइज कर लो। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, दे आर दी नेकेड सीड्स होते हैं, बट दे आर फ्लावरिंग एज वेल एज सीड बियरर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन एक वर्ड में, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं,
इनका यूनिक फीचर क्या है वो भी आपको बताना चाहिए। मोनोकोटिलेडन्स क्या है, डाइकोटिलेडन्स क्या है, दे आर द पार्ट्स ऑफ योर एंजियोस्पर्म। किसने इनको इसके अंदर इंक्लूड किया? ये सारी चीजें कर लोगे ना एक ही बार में, आपको 3 से 4 कंसेप्ट तो आपके यहीं पे रिवाइज हो गए। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं भी हुए रिवाइज अगर, तो क्या होगा आपको, अब आपको किसी टाइम पता चल जाएगा आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओजोन होल रेफर्स टू। तो ओजोन होल जो है इट रेफर्स टू दी डिप्लीशन ऑफ दी प्रोटेक्टिव ओजोन। सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि इसकी डेफिनेशन दी है मैंने यहाँ पर। इट रेफर्स टू द डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अर्थ पोलर रीजन्स पे जो स्ट्रेटोस्फेरिक आपकी ओजोन है ये डिप्लीट होती है, यानी कॉन्स्टेंटली डिप्लीटिंग विद योर some kind of ultraviolet radiations. It is also known as photochemical reactions. अब यहाँ पर भी देखो तो आपके दो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे भी बन जाएगा और एक तो आपका बन ही रहा है। तो ओजोन होल है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, नॉट ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लेयर पे नहीं होता, इट इज इन द स्ट्रेटोस्फियर लेयर। Next question is plant receives their nutrients mainly from soil. ठीक है, तो सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉस्फोरस हो गया आपका, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है रूट्स के अंदर, वो किस इसीलिए तो होती है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रही है। अब जैसे सॉइल के अंदर क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना। अब लाइट एटमॉस्फेयर का तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो आपके वैसे भी नहीं होते। तो सॉइल में क्या होगा आपका, सॉइल के अंदर कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या जो प्लांट है उसको एज इट इज ले लेता है? नो, बैक्टीरियम हेल्प्स इन दी कन्वर्जन, उनको कन्वर्ट करता है वो किसी सम अदर फॉर्म में। और इसका एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन का, जिसमें आप एलिमेंट नाइट्रोजन को एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम अदर फॉर्म्स एज लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद और ये करता कौन है सॉइल के अंदर? ऑब्वियसली बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं उसको। इस पे आपको एक क्वेश्चन भी आया था नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, कि वापस से उसको अगर नाइट्रोजन की फॉर्म में करना हो इनको अदर फॉर्म्स को, तो उसको क्या बोलते हैं आपको? उसको कहते हैं आप डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया फंक्शन करता है? दैट इज सूडोमोनास। सो दैट वाज योर आल्सो क्वेश्चन। तो आपका पीवाईक्यू के अंदर भी क्वेश्चन है, तो आप वहां से भी आइडिया लगा सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको। तो वैसे भी सिंपल वन है। ठीक है, तो अपनी तैयारी तैयार रखो, तैयारी करनी है। ठीक है, और जो आप कर रहे हो, जिस प्रोसेस पे आप चल पड़े हो, उस चीज को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस आपको आज बताए गए हैं इनको भी आपको एक बार देखो। 20 के 20 क्वेश्चंस, कहने को 20 क्वेश्चंस है, बट आपके 20 क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन में भी अगर 4-4 ऑप्शन है तो भी यू हैव 70 to 80 टाइप ऑफ ऐसे ऑप्शंस बन गए जिनको आपको डिटेल में करना है, और वो फैक्टर्स बन जाते हैं। तो आप ये मत देखिए कि क्वेश्चंस कम है या ज्यादा, आप ये देखो कि वो क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने कंसेप्ट आपको आते हैं, कितने ऑप्शंस के देखकर उन ऑप्शंस में से कितने कंसेप्ट आपको आते हैं, कितने आपको करने हैं। इससे क्या होगा, आपका ना एक स्ट्रेटेजी जो है वो बदल जाएगी, और स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको। उसी वक्त में जब आपने चीजें कर ली, आपको और कंसेप्ट इसके साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए आपकी जो टीजीटी के अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आज के लिए इतने ही है। हम फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।